1444 में एक खामोश कातिल यूरोप पहुंचा। कुछ ही महीनों में शहर खाली हो गए, गांव वीरान हो गए और लाखों जानें चली गईं। यह थी ब्लैक डेथ, मानव इतिहास की सबसे घातक महामारी। इसने बिना किसी चेतावनी के हमला किया, बिना किसी रहम के फैली और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 14वीं शताब्दी के मध्य में एक अदृश्य दुश्मन चुपचाप महाद्वीपों में फैल गया, जो गांवों, कस्बों और बड़े शहरों में समान रूप से घुस रहा था। इस दुश्मन को आगे चलकर ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया, जो दर्ज इतिहास की सबसे विनाशकारी महामारियों में से एक थी। एक दशक से भी कम समय में इसने करोड़ों जानें ले लीं, समाजों को नया आकार दिया और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ब्लैक डेथ को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत में वापस जाना होगा, यूरोप के उन हलचल भरे शहरों में नहीं जहां इसका विनाश सबसे ज्यादा याद किया जाता है, बल्कि बहुत दूर पूर्व में मध्य एशिया के मैदानों के पार। यहीं 1330 के दशक की शुरुआत में इस घातक प्लेग ने अपना सफर शुरू किया। यह बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण हुई थी, जिसे आज यर्सिनिया पेस्टिस के नाम से जाना जाता है, जो काले चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं द्वारा फैलता था। ये कुतरने वाले जीव साधारण प्राणी थे, गाड़ियों और जहाजों में छिपकर यात्रा करने वाले, लेकिन वे मानवता की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक में अनजाने में भागीदार बन गए। सिल्क रोड जैसे प्राचीन व्यापार मार्गों के माध्यम से व्यापारियों, सैनिकों और यात्रियों ने अनजाने में संक्रमित पिस्सुओं को पूरे एशिया में पहुंचाया। सदियों तक सिल्क रोड ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा था, जिससे सामान, विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रचार होता था। लेकिन अब यह मौत का राजमार्ग बन गया। 1340 के दशक तक प्लेग काला सागर के बंदरगाह कैफा तक पहुंच गया, जो एक हलचल भरी जेनोइस व्यापारिक बस्ती थी। कहा जाता है कि एक घेराबंदी के दौरान मंगोल सेनाओं ने प्लेग संक्रमित लाशों को शहर की दीवारों पर गुलेल से फेंका था, जो जैविक युद्ध का एक भयानक कार्य था। चाहे यह कहानी पूरी तरह से सच हो या नहीं, यह निश्चित है कि भागते हुए व्यापारियों ने यूरोप जाने वाले जहाजों पर इस बीमारी को पहुंचाया। अक्टूबर 1347 में ये जहाज सिसिली में रुके और उनके साथ वह आतंक आया जो पूरे महाद्वीप को निगलने वाला था। सिसिली से यह बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही महीनों में यह इटली के बंदरगाहों जेनोआ, वेनिस, पीसा तक पहुंच गई। वहां से यह व्यापार मार्गों का अनुसरण करते हुए उत्तर में फ्रांस और स्पेन, इंग्लिश चैनल के पार ब्रिटेन और आगे जर्मनी, स्कैंडिनेविया और उससे भी आगे तक फैल गई। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। यह बीमारी किसी भी सेना से तेज चली, अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े सभी पर समान रूप से प्रहार करती हुई। इस समय यूरोप पहले से ही कमजोर था। अकाल और युद्धों ने आबादी को कमजोर कर दिया था। चिकित्सा ज्ञान आदिम था और स्वच्छता की स्थिति खराब थी। जब प्लेग आया तो उसने एक ऐसे महाद्वीप को पाया जो तैयार नहीं था। इसके लक्षण भयानक थे। पीड़ितों में ब्यूबोज नामक दर्दनाक सूजन विकसित हो जाती थी, आमतौर पर बगल या जांघों में। ये अंडे जितने बड़े हो सकते थे और गहरे बैंगनी या काले रंग के हो जाते थे। इसके बाद बुखार, ठंड लगना और थकावट होती थी। प्लेग के न्यूमोनिक रूप में संक्रमण फेफड़ों पर हमला करता था, जिससे तेज खांसी और खूनी बलगम फैलता था, जिससे यह बीमारी हवा से फैलने वाली बन जाती थी। सेप्टिसेमिक रूप में बैक्टीरिया खून पर हावी हो जाते थे, जिससे आंतरिक रक्तस्राव होता था और अक्सर एक ही दिन में मौत हो जाती थी। लोग डर से देखते रहे जब उनके प्रियजन गिर पड़ते थे। कभी कभी पहले लक्षणों के 48 घंटों के भीतर ही मर जाते थे। कोई इलाज नहीं था, कोई प्रभावी उपचार नहीं था। डॉक्टरों ने हताश होकर उपाय आजमाए। सुगंधित जड़ी बूटियां जलाना, खराब हवा से बचने के लिए फूल या मसाले साथ रखना और शरीर में संतुलन बहाल करने की उम्मीद में रोगियों का खून बहाना। कुछ भी काम नहीं आया। मौत की तेज रफ्तार ने समुदायों को पस्त कर दिया। फ्लोरेंस में इतिहासकारों ने सड़कों पर लाशों के ढेर, कब्रिस्तानों के भर जाने और मृतकों को दफनाने के लिए खोदे गए बड़े गड्ढों के बारे में लिखा। लंदन में गाड़ियां मोहल्लों से गुजरती थीं और जीवित लोगों से अपने मृतकों को बाहर लाने के लिए पुकारती थीं। पूरे के पूरे गांव गायब हो गए। उनके खेत बिना जुताई के रह गए, उनके घर खामोश हो गए। अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि यूरोप की 30 से 60% आबादी खत्म हो गई। शायद कुछ ही वर्षों में 5 करोड़ जानें चली गईं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी शारीरिक प्रभाव जितना ही विनाशकारी था। लोग बीमारी को उस तरह नहीं समझते थे जैसे हम आज समझते हैं। कीटाणुओं या बैक्टीरिया के ज्ञान के बिना
स्पष्टीकरण आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों की ओर मुड़ गए। कई लोगों का मानना था कि प्लेग मानवता के पापों के लिए दैवीय दंड था। धार्मिक जुलूस सड़कों पर भर गए, जिसमें फ्लैजेलेंट्स के समूह मानव जाति की दुष्टता का प्रायश्चित करने के लिए खुद को कोड़े मारते थे, इस उम्मीद में कि उनकी पीड़ा भगवान को शांत कर सकती है। दूसरों ने बलि का बकरा खोजा और दुखद रूप से पूरे यूरोप में यहूदी समुदायों पर कुओं में जहर मिलाने या प्लेग फैलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। नरसंहार भड़क उठे और मध्ययुगीन उत्पीड़न के सबसे काले अध्यायों में से एक में हजारों यहूदियों का कत्लेआम किया गया। सभी प्रतिक्रियाएं हिंसक या कट्टर नहीं थी। वेनिस में शहर के नेताओं ने इसके फैलाव को रोकने की कोशिश करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले जहाजों को बंदरगाह पर रुकने से पहले 40 दिनों तक इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रथा, इतालवी में क्वारंटा जॉर्नी, ने हमें क्वारंटाइन शब्द दिया। हालांकि यह प्लेग को पूरी तरह से नहीं रोक सका। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक अभूतपूर्व अवधारणा थी, जो आज की हमारी आधुनिक दुनिया में भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। ब्लैक डेथ ने गहरे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी लाए। इतने सारे लोगों के मरने से मजदूरों की कमी हो गई, खेत बिना जुते रह गए, कारखाने खाली पड़े थे। जीवित बचे मजदूरों ने अचानक खुद को उच्च मांग में पाया। जिन किसानों के पास कभी मोलभाव करने की शक्ति नहीं थी, वे अब अधिक मजदूरी और बेहतर स्थितियों की मांग करने लगे। कुछ ने अपने जमींदारों को पूरी तरह से छोड़ दिया, कस्बों में चले गए या नई स्वतंत्रताओं के लिए मोलभाव किया। सदियों से यूरोप को परिभाषित करने वाली कठोर सामंती व्यवस्था महामारी के बाद के परिणामों के भार तले ढहने लगी। चर्च भी हिल गया था। पीढ़ियों से यह मध्ययुगीन जीवन की केंद्रीय संस्था थी, वह आध्यात्मिक शक्ति जिसकी ओर लोग संकट के समय में देखते थे। लेकिन प्रार्थनाएं और अनुष्ठान प्लेग को रोकने में विफल रहे थे। कई पादरी अपनी जगह छोड़कर भाग गए और विश्वासियों को संदेह होने लगा। इस मोहभंग से एक प्रश्न करने वाली भावना पैदा हुई, जिसने समय के साथ पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन में योगदान दिया। कला और साहित्य पर भी ब्लैक डेथ की छाप पड़ी। इटली में जियोवानी बोकासियो जैसे लेखकों ने भयावहता का सजीव वर्णन किया, जबकि कलाकारों ने मृत्यु और नश्वरता के विषयों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कंकाल रूपी यमराज, मौत का नाच और अन्य भयावह प्रतीक यूरोपीय संस्कृति में प्रवेश कर गए, जो जीवन की क्षणभंगुरता से त्रस्त समाज को दर्शाते हैं। प्लेग का विनाश 1940 के दशक की पहली लहर के साथ समाप्त नहीं हुआ। यह सदियों तक चक्रों में लौटता रहा। बड़े प्रकोप बार बार हुए, कभी कभी दशकों के अंतराल पर, हर बार हजारों और जाने लेते हुए। बाद के सबसे कुख्यात प्रकोपों में से एक 1667 का लंदन का महान प्लेग था, जिसमें अनुमानित 100,000 लोग मारे गए थे। फिर भी बार बार आने वाली लहरों के बावजूद मानवता टिकी रही। समय के साथ शहरों ने स्वच्छता में सुधार किया, सरकारों ने बीमारी की निगरानी के लिए बेहतर प्रणालियां विकसित की और चिकित्सा ज्ञान धीरे धीरे उन्नत हुआ। 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने अंततः यर्सिनिया पेस्टिस को अपराधी के रूप में पहचाना। आज प्लेग अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है, लेकिन एंटीबायोटिक दवाओं के साथ यह अब वह अजय कातिल नहीं है जो कभी हुआ करता था। ब्लैक डेथ की विरासत विशाल है। इसने अर्थव्यवस्था को बदल दिया, धर्म की नींव हिला दी, कला और साहित्य को प्रभावित किया और यूरोप में एक नए युग के लिए मंच तैयार किया। त्रासदी की राख से परिवर्तन का उदय हुआ। जो दुनिया उभरी वह पहले जैसी नहीं थी। जब हम ब्लैक डेथ को देखते हैं तो हम न केवल नुकसान की कहानी देखते हैं, बल्कि मानवता के लचीलेपन को भी देखते हैं। ये एक याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने समाज कितने नाजुक हो सकते हैं, लेकिन यह भी कि हम सबसे अंधेरे समय में भी कैसे अनुकूलन करते हैं, बदलते हैं और बढ़ते हैं। ब्लैक डेथ इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक के रूप में खड़ा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी। एक ऐसा क्षण जब पुरानी दुनिया ने नई दुनिया को रास्ता देना शुरू कर दिया। और यद्यपि सदियां बीत चुकी हैं, इसकी सीख आज भी हमारे साथ है। अतीत से एक भयावह गूंज जो हमें बीमारी की शक्ति, अज्ञानता के खतरों और मानव आत्मा की स्थायी ताकत की याद दिलाती है।